हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आज हम जीएस 3 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी पे बेस्ड है। यूएपीए और एनआईए इन दोनों बिल्स में अमेंडमेंट लाया गया है और वो अमेंडमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुए हैं, स्पेशली जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस या ह्यूमन राइट एनजीओज हैं उनकी तरफ से बहुत ही प्रोटेस्ट देखने को मिला है। तो इस पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किस तरीके से इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो इम्पैक्ट हो रही है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से किस तरीके से इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कर्टल हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिसको आप मल्टी क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ लाइक एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में टेररिज्म का अगेन फिर टेररिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि हम किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। तो अगर आपको टेररिज्म पे क्वेश्चन आता है तो दीज आर द टू बिल्स यू मस्ट मेंशन के जहाँ पे इन दोनों के लिए स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। तो इस बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ ये 2019 में क्वेश्चन आया था, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, बट डरना नहीं है, आराम से क्वेश्चन समझो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथन्ड द एंटी टेररिज्म लॉ by amending the Unlawful Activities Prevention Act 1967 and the NIA Act। इंडियन गवर्नमेंट ने एंटी टेररिज्म लॉज है हमारे दो, यूएपीए और एनआईए, इन दोनों को स्ट्रेंथन करने के लिए इनमें अमेंडमेंट लेके आए हैं। एक तो कीवर्ड हो गया एंटी टेररिज्म, एक कीवर्ड हो गया हमारा यूएपीए बिल और एनआईए। तो एनालाइज, आपको अभी एनालिसिस करना है द चेंजेस in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human right organizations। आपको पूरे क्वेश्चन में एक बार भी ये नहीं पूछा है कि UAPA और NIA के अमेंडमेंट्स क्या हैं, रेदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि UAPA और एनआईए में जो अमेंडमेंट लाए गए हैं क्या वो हमारे जो चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उनकी वजह से आया है, किस तरीके से प्रिवेलिंग अभी करंट में जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि यूएपीए और एनआईए में चेंजेस लाए जाएं, अमेंडमेंट्स करे जाएं। इसके साथ ही हमको ये भी डिस्कस करना है कि यूएपीए का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से बहुत अपोज एंड प्रोटेस्ट हो रहा है। तो डिस्कस द स्कोप एंड रीज़न कि इसका क्या स्कोप है, यूएपीए का क्या ऐसे अमेंडमेंट लाए गए हैं और क्या ऐसे रीजंस हैं कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। 3 चीज़ें हमको यहाँ पे आंसर करनी है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि यूएपीए और एनआईए क्या है, फिर हम लिखेंगे कि अभी चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स क्या चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले इस पे बात करनी है। जब हम इस पे बात करेंगे फिर हम आएंगे कि क्योंकि इन बदलती हुई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स को कर्टल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए, या ऐसे मान लीजिए कि इनके अकॉर्डेंस के अंदर यूएपीए के अंदर ये पर्टिकुलर चेंजेस लाए गए हैं। फिर हम बात करेंगे कि अच्छा ये वो बदलाव हैं, ये वो अमेंडमेंट्स हैं जिनकी वजह से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अपोज हो रहा है। क्वेश्चन को पूरा लिंक करना है, क्यों अमेंडमेंट लाया गया, क्या अमेंडमेंट लाया गया और उसके पीछे क्यों उसका अपोजिशन हो रहा है। तीनों को लिंक करके आंसर को लिखना है। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप बिना समझे लिखोगे तो आप सोचोगे कि अच्छा हमको यूएपीए और एनआईए के बारे में फटाफट से लिखना है, तो धनाधन आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, बट दैट इज नॉट हाउ द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है। रीजन बताओ, फिर उसका पॉइंट बताओ और उसके बाद उसका बताओ कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। कूल, लेट्स कम टू द कंटेंट। नाउ गवर्नमेंट, हम लोग टेरर की वजह से बहुत परेशान हैं, कमिंग इट फ्रॉम लाइक दी सो कॉल्ड नेबर्स ऑफ आवर कंट्री। तो ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, और इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज्ड द टेररिज्म एक्टिविटी। जहाँ हमने अपने खुद की हमारे प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे भी हमको मौका मिला है, जहाँ पे भी बातचीत हुई है, हमने हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म ही बात करी है। तो हमारे इसी ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म के लिए जो एंटी टेरर लॉज हैं यूएपीए
अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड एनआईए एक्ट 2019, इन दोनों के अंदर चेंजेस लाया गया था। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं। देखो पॉइंट 1 है कि लोन वुल अटैक्स इंक्रीज हो रहे हैं। लोन वुल अटैक्स क्या हो गया, एक सिंगल पर्सन सुसाइड अटैक करेगा, अपने आसपास के 50 लोगों को जख्मी करेगा। दीज आर द लोन वुल अटैक्स। एक कोई बहुत ही एक्सप्लोजिव ट्रक है, कहीं पे लेके चला गया, बम धड़ाम अटैक, लोन वुल अटैक्स। सिंगल पर्सन अटैक इज लोन वुल अटैक। तो इस तरह के इंसिडेंसेस ग्रो हो रहे हैं इंटरनेशनली। तो काफ़ी ये लाइक यूरोपियन नेशंस के अंदर लोन वुल अटैक्स आर वेरी लाइक द मोस्ट टॉक्ड, और उनको बहुत उनसे डर भी लगता है, क्योंकि देखो एक ग्रुप में जब 10 लोग अटैक करते हैं ना, तो इट इज़ ईजियर टू कैप्चर द ग्रुप रेदर देन कैप्चरिंग अ वन पर्सन, क्योंकि वो वन पर्सन पूरा प्लान अपने हिसाब से बनाता है, ही इज़ नॉट डिस्क्लोजिंग हिज प्लान टू एनीबडी, तो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड, न्यू एज मिलिटेंसी, चाहे वो आप कश्मीर में ले लो, वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल फंडेड न्यू एज मिलिटेंसीज हो रही है। इंडिविजुअल जो हवाला कॉन्ड्यूट्स हो रहे हैं, जिनकी इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है पर्टिकुलरली, तो ये हवाला कॉन्ड्यूट्स भी बढ़ रही है। इसकी वजह से कश्मीर पाकिस्तान की तरफ से जो टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, और वो अपनी टेरर एक्टिविटीज़ का टाइप भी चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन के अंदर उनके प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, सो अटैचिंग प्रॉपर्टी, इसमें एक ऐसा क्लोज लाया गया है जिससे इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन के अंदर फटाफट से थोड़ी जल्दीबाजी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको आसानी हो जाएगी। चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मैंने पूरे इंटरनेशनल की बात नहीं करी है, सिर्फ पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट की बात करी है, मतलब कि हमारा जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाला जो एरिया है सब कॉन्टिनेंट, इसकी बात करी है मैंने। नाउ इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको पता है कि यूएसए अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को निकाल रहा है, एंड देयर इज़ अ 99.99% चांसेस कि वहाँ पे तालिबान आएगा। नाउ ये जो तालिबानाइजेशन ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान हो रहा है, और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, दीज आर वेरी न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स वी आर हैविंग। इसके साथ ही ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो वो इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन के। पहले वो पाकिस्तान बॉर्डर से आते थे, अभी उन्होंने बॉर्डर का रास्ता भी चेंज कर लिया है, दे आर कमिंग फ्रॉम द सी वेज ऑल्सो। और ये सारी चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स इंडिया को बहुत लाइक वी नीड टू बी वेरी रिजिलियंस इन टेरर अटैक्स, तो इसके लिए यूएपी और एनआईएस में अमेंडमेंट लाया गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यू थ्रेट, न्यू थिएटर्स। न्यू थिएटर्स कैसे इमर्जेंस हो रहे हैं, न्यू थ्रेट्स हैं एक्चुअली। न्यू थ्रेट्स कैसे इमर्जेंस हो रहे हैं, काउंटरफीट करेंसी, ब्लैक मनी, ड्रग स्मगलिंग हो रहा है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, सारे के सारे टेरर एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, पैसा इनके थ्रू रूट होता है और सारा टेरर एक्टिविटीज के अंदर जाता है। सो दीज आर द न्यू थ्रेट्स वी आर फेसिंग। न्यू थ्रेट्स भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि हाँ, इनका इंटेंसिटी और जो द पीपल इन्वॉल्व है दैट इज डेफिनेटली चेंजिंग। तो क्या अमेंडमेंट लाया गया है, हालांकि मैं आपको एक बहुत ही पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, दैट इज़ वाई आई एम थिंकिंग कि हमको पूरा करना चाहिए कि एनआईए और यूएपी में क्या अमेंडमेंट्स है। पहला एनआईए के अंदर अमेंडमेंट है एक्सपेंड द टाइप ऑफ ऑफेंसेस। इस लॉ के अंदर, एनआईए के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उनको एक्सपेंड कर दिया गया। अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, काउंटरफिएट करेंसी, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल को प्रोहिबिट कर दिया गया है। साइबर टेररिज्म, इतने ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम साइबर टेररिज्म को एनआईए में लेके आ गए हैं, क्योंकि आजकल ये जो फिजिकल टू वर्चुअल अटैक्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, कि आपकी कभी वेबसाइट ब्लॉक कर ली, आपका डेटा चोरी कर लिया, तो ये सारे साइबर टेररिज्म के एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे के अंदर अगर साइबर टेररिज्म को एनआईए अमेंडमेंट के अंदर लाया जाए तो दैट इज लाइक दिस इज लाइक अ वेरी वेरी गुड अमेंडमेंट साइबर टेररिज्म और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफेरेंट करेंसी के हिसाब से भी। एंड जितने भी एक्सप्लोजिव सब्सिस्टेंस एक्ट 1908 के अंदर ऑफेंसेस आते हैं, ये एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था ताकि वो इंडियंस को उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रोक सके, बट हमने उसको रखा है और इसके अंदर जितने भी ऑफेंसेस आते हैं उन सबको हमने ये एनआईए के ऑफेंसेस के अंदर इंक्लूड करा है। इसमें क्या होगा कि ताकि इसको जल्दी से रिजॉल्व करा जा सके, इस केस को बहुत ज़्यादा टाइम तक खींचे नहीं, इसलिए डेजिग्नेटेड सेशन कोर्ट्स बनाए जाएंगे, स्पेशल कोर्ट्स होंगे एनआईए ट्रायल के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी कि ये सेशन कोर्ट स्पेशल एनआईए कोर्ट होगा और यहाँ पे सिर्फ एनआईए के ट्रायल्स होंगे। एनआईए ऑफिसर्स को रेड या सीज प्रॉपर्टी कर सकता है, इस चीज़ का परमिशन दिया गया है। अगर उसको कहीं पे भी सस्पेक्ट होता है कि यहाँ पे टेरर एक्टिविटी हो सकती है, उसके पास कोई भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी, ही कैन रेड देयर, ही कैन सीज द प्रॉपर्टी, और इसके लिए उसको डीजीपी का
परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे ये एक बोलते हैं ना कि कंटेंशियस इशू है। एनआईए ऑफिसर्स को परमिशन लेना पड़ेगा उनके एनआईए के खुद के डायरेक्टर जनरल से। एनआईए का स्टेट के डीजीपी से अगर वो स्टेट में कहीं पे भी जाके रेड या सीज प्रॉपर्टी कर रहा है तो उसके लिए उसको स्टेट पुलिस की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे ये फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है। दिस पॉइंट इसको याद रखना है यहाँ पे। नाउ इट एक्सटेंड्स दी एनआईएस जुरिडिक्शंस आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। अब आउटसाइड ऑफ इंडिया भी एनआईए का जुरिडिक्शन हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट टू कि वो इंटरनेशनल ट्रीटी में या डोमेस्टिक लॉज के अंदर कंसर्न फॉरेन के साथ हमारा अरेंजमेंट हो। यूएपीए के अंदर क्या है, सबसे पहला तो टेररिज्म कौन कमिट कर सकता है। इसमें उन्होंने जो डेफिनेशन है कि हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर देंगे। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेरर ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब डेजिग्नेट करने का मतलब है कि अभी वो रडार के अंदर आ गई है, किधर फंड आ रहा है, किधर लोग आ रहे हैं, ऑलवेज ऑल ऑन द वॉच। तो ये दिस इज अ गुड थिंग। पर इसमें इन्होंने इनका एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने में कमिट और पार्टिसिपेट इन एक्ट ऑफ टेररिज्म, किसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करा गया, उसकी ये कुछ क्राइटेरियाज हैं कि अगर वो एक्ट ऑफ टेररिज्म के अंदर कमिट करता है किसी भी तरीके से या डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, अगर वो टेररिज्म के लिए प्रिपेयर करता है, अगर वो टेररिज्म को प्रमोट करता है, अदरवाइज वो किसी भी एक तरीके से दूसरे तरीके से टेररिज्म में इन्वॉल्व है। एंड मोर ओवर ये बिल गवर्नमेंट को ये भी पावर देता है कि किसी इंडिविजुअल को भी सेम ग्राउंड पे टेररिस्ट का टैग दिया जा सकता है। दिस वॉज अ वेरी न्यू एंड अ वेरी डेंजरस थिंग जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले यहाँ पे इशू कर रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को जिन पॉइंट्स पे एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करा जाएगा, सिमिलर उन्हीं पॉइंट्स पे कि आपने पार्टिसिपेट करा है, आपने कमिट करा है, आपने प्रिपेयर करा है, प्रमोट करा है, आप किसी भी तरीके से टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो आपको एज अ टेररिज्म का आपको डेजिग्नेट कर दिया जाएगा। देन अगेन एनआईए को जो अप्रूव करती है, अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि एनआईए यहाँ पे प्रॉपर्टी सीज करती है। इस प्रॉपर्टी सीजिंग को ये यूएपीए अप्रूव करेगा कि हाँ ठीक है, सही काम करा इन्होंने। इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए, जो भी ऑफिसर्स एनआईए जो डीएसपी या एसीपी या रैंक के अबाव हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ये बिल एडिशनली जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं उनको रैंक ऑफ इंस्पेक्टर को भी ये एम्पावर करता है कि आप इस केस को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। इंसर्शन ऑफ शेड्यूल्स ऑफ ट्रीटीज ऑल्सो, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे जो भी एक्ट किसी भी ये इन्होंने एक शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल के अंदर कुछ ट्रीटीज़ इन्होंने डाली, 9 ट्रीटीज़। इन 9 ट्रीटीज़ के अंदर अगर उस एक्टिविटी में और इन 9 ट्रीटीज़ के अंदर किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटीज़ को डिफाइन करा हुआ है तो उन 9 एक्टिविटीज़ के टेरर एक्टिविटी डेफिनेशन के अंदर अगर कोई भी एक्ट कमिट होता है तो उसको भी टेररिस्ट एक्ट के नाम से उसको डिफाइन कर दिया जाएगा। समझ आया आपको? शेड्यूल 9 में 9 ट्रीटीज़ डाली गई हैं। इन 9 ट्रीटीज़ के अंदर अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं कि ये टेरर बॉम्बिंग है, हॉस्टेजेस की डेफिनेशन है। इन सारी डेफिनेशंस को अगर इनके अगेंस्ट, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी टेरर एक्ट कमिट होता है तो उस एक्ट को टेररिस्ट एक्ट का नाम दे दिया जाएगा। और इनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, जैसे कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग, कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर ट्रीटीज़ हैं। तो अपोज क्यों करा गया है? सबसे पहला देखो, मैंने आपको ये वाला पॉइंट बोला था ना कि आप यहाँ पे ध्यान रखना दिस वन कि यहाँ पे आपको डीजीपी का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट डीजीपी का परमिशन आप सीधा उसको रेड या सीज कर सकते हो। तो ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर दे रहा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एक्टिविटी को खुद से अनलॉफुल बता सकता है विदाउट हैविंग एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट। और पुलिस किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट है। तो ये अपोजिशन इसीलिए इस अमेंडमेंट में आ रही है कि ये जो पूरी कंट्री की फेडरल स्ट्रक्चर है इसके अगेंस्ट है, विच इज़ इंश्राइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ वन पॉइंट। सेकंड है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि आप किसी भी पर्सन को टेररिज्म या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट का डेजिग्नेट कर सकते हो। नाउ आप सोचोगे कि ये तो मतलब इसमें क्या दिक्कत है? देखो, कोई भी इंडिविजुअल टेररिस्ट तब तक नहीं बुलाया जा सकता जब तक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वो प्रूवन गिल्टी नहीं है। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारे बेसिस पे कि ये इसने इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व था, उसको हमने टेररिज्म बोल दिया। तो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और ये हमारे
जुडिशली का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को गिल्टी नहीं डाल सकते जब तक कि वो प्रूवन गिल्टी नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सेकंड, ऐसे इंसान को जिसको उन्होंने एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया है, इसका नाम एक 4th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा ना। 4th शेड्यूल इज लाइक अ मेन लिस्ट, लाइक यू कैन से कि टेररिज्म टेररिस्ट लिस्ट। तो इसके अंदर जिसको भी इन्होंने टेररिस्ट के हिसाब से डेजिग्नेट करा है उसका नाम इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें ऐड करने के बाद क्या होगा कि अब क्या है, अब मान लो कि कोर्ट में बोल दिया कि वो इंसान टेररिस्ट नहीं है, तो फिर क्या, तो ऐसे में वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ स्टैच्यूरी रेमेडी अप्लाई कर सकता है और कोई तरीका नहीं है। स्टैच्यूरी रेमेडी के अंदर क्या, वो गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देगा कि सर मेरा नाम उसमें से डिनोटिफाई कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका नाम उस लिस्ट में है और अगर आपको कोर्ट ने भी प्रूवन गिल्ट, कोर्ट ने भी आपको बोला है कि ये बंदा गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है, लेकिन अगर आपका नाम उसके अंदर है तो आप हमेशा गवर्नमेंट के रडार के अंदर रहोगे। तो ये सिर्फ स्टैच्यूरी रेमेडी के अंडर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो, गवर्नमेंट उसको डिनोटिफाई करेगी, उस एप्लीकेशन को एक रिव्यू कमिटी कंस्टिट्यूट करी जाएगी और उस कमिटी के ओपिनियन के बेसिस पे उसको नोटिफाई डिनोटिफाई करा जाएगा। तो ये अमेंडमेंट किसी भी तरह के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को प्रोवाइड नहीं करता है अगर किसी पर्सन को टेररिस्ट के नाम से डेजिग्नेट कर दिया गया है। एक बार अगर उस इंसान का नाम 4th शेड्यूल के अंदर आ गया तो उस पर ऐसा नहीं है कि आप, मैं जैसे मान लो कि XYZ करके एक पर्सन है, इसका नाम 4th शेड्यूल के अंदर उन्होंने डाल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी एजेंसीज हैं उन सारी एजेंसीज में कंटिन्यूसली वॉच पे है, उसको मेंटली हरासमेंट होगा। फिजिकली मान लो उस पर कोई कन्विक्शन नहीं लगेगा, उसको जेल नहीं होगी, उस पर फाइन नहीं होगा, उसको किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं करा जा रहा है, उस पर किसी तरीके की सिविल पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकता है, ब्रांड दे सकता है कि दिस इज अ टेररिस्ट। और ये टेररिस्ट, अगर आप किसी को ऑफिशियली टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दे देते हो तो दैट इज एन सिविल डेथ टू दैट पर्सन। हो सकता है किसी भी तरीके कन्फ्यूजन में, मिसकन्फ्यूजन में, वट एवर द केस में भी, लेकिन अगर उस पर्सन को, सिंपल पर्सन को, अगर देखो जुडिशरी के अंदर ना एक बहुत ही सिंपल है कि चाहे एक मासूम को सजा होने से बेहतर है कि 50 जो गुनाहगार हैं वो लोग छूट जाएं, क्योंकि फिर जो पूरा जुडिशली का हमारा सिस्टम है ना वो पूरा फेल हो जाएगा। तो ऐसे में अगर किसी भी ऐसे मासूम इंसान को टेररिस्ट का टैग दे दिया जाए तो उसकी तो सिविल डेथ हो गई, वो उस पर किसी भी तरह का फाइन, इम्प्रिजनमेंट, कन्विक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी? सोशल बाइकआउट हो जाएगा, उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसको जॉब मिलेगी ही नहीं, मीडिया उसको हाउंड करेगी, ना सिर्फ उसको, उसके पूरे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को, उसकी एक एक हिस्ट्री, एक एक सेकंड निकाल के लेके आएंगी। एंड परहैप्स जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड विजिलेंस ग्रुप है वो उस पर अटैक करके कहीं हो सकता है कि दे मे हार्म हिम फिजिकली ऑल्सो। सो ये इसका सबसे बड़ा है। तो देखो ये अमेंडमेंट्स लाए इसलिए गए थे कि ये जो अराजकता वाले फैक्टर्स होते हैं ना, मिसक्रिएंट्स, इनमें एक डिटरेंस लेके आए, उनमें एक भय का लेके आए। लेकिन इट हैज़ टू बी मोर इंक्लूसिव, ताकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्ट्रूमेंट, जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन फेडरलिज्म की, ये हार्म नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है कि द पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसमें आपको नहीं इंटरफेयर करना है, मतलब वो फिर पूरा ह्यूमन राइट के अगेंस्ट हो जाएगा। और ये जो अमेंडमेंट्स है ये दे मे लीड टू द क्रिएशन ऑफ द पुलिस स्टेट ऑल्सो, क्योंकि उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट दे कैन डेजिग्नेट एनीबडी एज अ टेरर एक्टिविटी, टेरर ऑर्गेनाइजेशन और द टेररिस्ट। तो ऐसे में देखो UAPA इज नेसेसरी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से टेरर एक्टिविटीज हैं, द इंडिया नीड्स इट्स ओन पावर कि हम किसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। दिस इज एक्ट विच हैज़ टू बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल केसेस ओनली, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द ओनली से। एंड ह्यूमन राइट्स वाले क्यों अपोज कर रहे हैं वो भी हमारा आंसर हो गया। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से लाइक UAP एंड NIA एक्ट हैज़ चेंज्ड, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या सिक्योरिटी सिनारियो चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज इट। एंड आई होप कि UAP एंड NIA एट द 2 एक्ट्स ना जो बहुत ईजिली समझ में नहीं आते, हमको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मुझे पर्सनली कॉम्प्लिकेटेड लगता था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, और अगर आप मुझसे जुड़ना भी चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे little_simple_butha पे ड्रॉप कर सकते हैं एक मैसेज, या जुड़ सकते हैं। ऑल्सो क्वेश्चन का PDF यहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। सो दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।